हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा टॉपिक होने वाला है हमारा संचारण और तीसरा टॉपिक होने वाला है हमारा यहाँ पर विकृत गंधिता। इन 3 टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना दिया है जिसमें मैंने आपको यहाँ पर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बताएंगे जो हर साल आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। और आज की वीडियो में ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है। जैसे ये 3 टॉपिक जो है मैं आपको कवर करा दूंगा, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सभी मैंने यहाँ पर आपको करा रखे हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा भी दिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया, संचारण और विकृत गंधिता, ये जो 3 मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, और हर साल आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। तो हमारी यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होगा तथा दूसरी अभिकारक का, तथा जो दूसरा अभिकारक होता है उसका होता है अपचयन, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहने का तो इसमें ही होता है कि इसमें आपके 2 अभिकारक होते हैं जिसमें से एक अभिकारक का आपका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है उपचयन अभिक्रिया भी आप इसको कह सकते हो, ऑक्सीकरण कह लो चाहे उपचयन अभिक्रिया कह लो। और जो हमारा दूसरा अभिकारक होता है उसका होता है अपचयन, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसका परिभाषा हो जाएगा बिल्कुल सिंपल शब्दों में। अब मैं आपको बता दूं कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि अभिकारक और उत्पाद में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण मैंने ले रखा है, तो यहाँ पर आपको जो बाईं तरफ जो आपको दिख रहा है, इस साइड में जो आपको दिख रहा है बाईं तरफ, इसको कहते हैं अभिकारक। और जो हमारा बन के तैयार होता है इसको कहते हैं, इधर की साइड जो दाईं साइड होता है इसको कहते हैं उत्पाद। इधर की साइड हमारा होता है बाईं तरफ अभिकारक और दाईं तरफ होता है हमारा उत्पाद। अब हमने रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिया हुआ है। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा ये CuO, इसे कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर कॉपर बन जाएगा, साथ में हमारा जल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा यहाँ पर जो CuO है और CuO जैसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और जो H2 है वो हमारा अलग बन जाएगा। जहां पर जो हमारा CuO, यहाँ पर जो हमारा कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जोड़ा था यहाँ पर, वो यहाँ पर हट जाएगा। जहां पर जो है अभिकारक का अपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर वियोग हो जाएगा, ओनली यहाँ पर कॉपर रह जाएगा। उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन था उसके साथ जो हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ये जो जल बना लेगा। जहां पर क्या होता है हमारा, जहां पर होती है हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इस तरीके से आप जो है रेडॉक्स अभिक्रिया को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो। तो जो CuO, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। CuO का नाम होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, H2 को बोला जाता है हाइड्रोजन। H2 का नाम क्या है, हाइड्रोजन। जैसे ये जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा। इसमें हमारे 2 अभिकारक है, एक अभिकारक ये रहा, दूसरा अभिकारक ये रहा। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, जहां पर ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो और ये क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल हमारा कॉपर अलग रह जाएगा और जो ऑक्सीजन है
वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है, जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दोनों टॉपिक को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया। 2 लेक्चर मैंने लिया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट सभी का अलग अलग मिल जाएगा। जो हमारा H2O ये प्राप्त होता है, इसको कहते हैं जल, H2O का नाम होता है जल। इस तरीके से हमारा जो है पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा कवर हो जाता है। अगर ये आपको इतना पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा भी दिया मैंने आपको। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, कंफ्यूजन आपको कहीं पर भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं संचारण। अब ये जो हमारा संचारण टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है एग्जाम में। अब देखते हैं संचारण की अभिक्रिया। जैसे मैं लाया हूं उसी तरीके से लिखना, और जितना मैं करा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 का आज के वीडियो में हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 क्लास और ले रखी है, उनको भी जाकर देख लेना। ओनली 3 वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है पूरा फिनिश हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो मैंने कराया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं संचारण की डेफिनेशन। अब संचारण की डेफिनेशन हो जाएगी, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से जो धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। अब इसका सिंपल तरीके से समझा जाए, उदाहरण समझा जाए, जैसे कि लोहा हो गया। अब जैसे जो लोहा है वो वायु के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस पर जंग लग जाती है। उसी को संचारण कहते हैं, सिंपल शब्दों में समझा जाए तो। अब जैसे कि इसके यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे, संचारण का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। जैसे आपने देखा होगा जी, लोहा होता है, कुछ समय के बाद उस पर जंग लग जाती है। जंग इसलिए लगती है क्योंकि वो नमी के संपर्क में आ जाता है, वायु के संपर्क में आ जाता है, तो जंग लग जाती है। इसी को संचारण कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा तांबे पर हरी परत का चढ़ना। ये भी हमारा जो एक संचारण का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है चांदी के ऊपर काली परत का छटना। ये भी हमारा जो है संचारण का उदाहरण है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इस डेफिनेशन को लाया हूं। जब धातुओं को वायुमंडल के हम संपर्क में रखेंगे तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैस होती हैं तथा जो नमी होती है, उसकी उपस्थिति से कोई भी धातु होगी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ये आपको पता होगा। अक्सर जो मैं बताना चाहता हूँ आप समझ भी रहे होंगे। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। ये उसका उदाहरण हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जरूर तैयार करके जाना है। जितने भी टॉपिक कराए सभी को तैयार करना है, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला हो जाएगा, इसमें संचारण के बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि आप जो है संचारण को किस तरीके से बचा सकते हो। तो संचारण में पूछा जाता है संचारण से बचने के उपाय क्या हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर 3 तरीके आपको बताए हैं कि आप किसी भी चीज को जंग लगने से कैसे रोक सकते हो। तो हमारा यहाँ पर पहला उदाहरण हो जाएगा लोहे पर पेंट करना चाहिए। अगर आप संचारण को बचाना चाहते हैं, अगर आप जो है किसी भी धातु को संचारण से बचाना चाहते हो, जंग से बचाना चाहते हो, तो आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप लोहे पर पेंट कर सकते हो। लोहे पर आप पेंट कर दोगे तो वहां पर जो है नमी नहीं लगेगी और जो हमारी धातु है वो जंग लगने से बच जाएगी। फिर दूसरा इसका उदाहरण हो जाएगा समय समय पर पॉलिश करना चाहिए। समय समय पर आप पॉलिश भी कर सकते हो, इससे भी संचारित हमारी जो धातु नहीं होगी। उसके बाद तीसरा है धातु को नमी से जितना दूर रखना चाहिए उतना दूर आप रख सकते हो। जैसे कि हमारा लोहा हो गया, उसको हम जितना नमी से दूर रखेंगे, जितना हम सेफ्टी करेंगे उसका, उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। ये 3 तरीके हैं, ज्यादा नहीं, बस आप 2 तैयार करके चले आना, क्योंकि संचारण से बचने का उपाय एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारा संचारण टॉपिक है, टोटल आपके जो यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से कम 3 से 4 सेट में ये वाला हमारा जो है टॉपिक पूछा जाता है कि संचारण क्या है, इसके उदाहरण और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, संचारण से बचने के उपाय, इस तरीके से पूछा जाता है। जरूर तैयार करके जाना है। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा आखिरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है विकृत गंधिता। ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब देखेंगे विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर विकृत गंधिता का डेफिनेशन हो जाएगा। देखने में आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा। सिंपल शब्दों में लेकर आया हूँ।
अब विकृत गंधिता का डेफिनेशन हो जाएगा, जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें बनाए गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तब उसमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जो मैंने बोला समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कहने का अर्थ यह है कि आपके घर में कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया, जो खाने वाला जो चीजें होती हैं वो होगी, अब जैसे आप जो उसको 2-3 दिन के लिए रख दोगे तो वो क्या करेंगे, वो वायु से यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाएंगी और 2-3 दिन के बाद उनमें जो बदबू आने लगती है, विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। और उसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर उसके बाद इसका पूछा जाता है उदाहरण। अब इसका उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर अचार का खुली वायु में रखना विकृत गंधिता का उदाहरण है। अगर आप जो है अचार को खुली वायु में रख दोगे, आप मात्र जो आप 8 से 10 दिन रखकर देख लीजिए, बोलिए आप 8 से 10 दिन रखकर देख लीजिए, जो हमारा अचार है वो नमी के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा तो वो जो है खराब हो जाएगा। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। इस तरीके से हमारे जो है आज की वीडियो में जो 3 टॉपिक थे, रेडॉक्स अभिक्रिया और जो संचारण और जो हमारा यहाँ पर विकृत गंधिता, ये जो हमारे 3 टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से निपट चुके हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पर 2 क्लास और लिया था। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको यहाँ पर बताया था ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। टोटल मैंने आपको यहाँ पर 8 अभिक्रिया कराई थी। कितनी अभिक्रिया कराई थी? 8। अगर जो आप 8 इन अभिक्रिया को तैयार कर लेते हो और आज के वीडियो में आपको 3 टॉपिक कराएं, बस आप जो है चैप्टर नंबर 1 में ये जो 11 टॉपिक पढ़ लो और इस चैप्टर से बाहर जो आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों मैंने कवर कराया है। प्लेलिस्ट दिख जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी लोग नए आए हो, साथ में दोस्तों को भी साथ इस वीडियो को भेज देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और बहुत ही सिंपल तरीके से वो जो है इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकें। इसी तरीके से अब जो है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट होगा कल से। अम्ल क्षारक एवं लवण और जितने भी हमारे क्लास 10th में सब्जेक्ट हैं सभी का तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी सभी का चल रहा है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।